बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके तमाम मामलात जो हैं वो ठीक चल रहे होंगे। तो आज हमने जो है हमारा लेक्चर नंबर है 11 ऑनलाइन सीरीज़ का M2 सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 और आज हमने जो है इसके अंदर स्टडी करना है ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर ये अक्सर आपने अपनी गलियों और मोहल्लों के अंदर जो है वो लगे हुए देखते हैं आप, ठीक है। और बेसिकली ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को अप या डाउन करना, या आप कह सकते हैं कि ईएमएफ को कम या ज़्यादा करना, ठीक है। इसके लिए हम जो है वो इसको ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करें। तो अभी हमने यहाँ पर जो है इसको डिटेल के साथ पढ़ना है, ठीक है, कि ये क्या होते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसका प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने आज डिस्कस करके देखनी है इस आर्टिकल के अंदर। और उसके बाद ये आपका चैप्टर जो है आज फिर ये फिनिश हो जाएगा। फिर हम उसके बाद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको करना शुरू करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर चले शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो हमारे पास है ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर मूवी भी है जिसके अंदर वो रोबोट होते हैं, वो कभी गाड़ियों में बदल जाते हैं, कभी वो जो है हवाई जहाज़ बन जाते हैं, और कभी कुछ ट्रांसफार्मर का वैसे मतलब होता है चेंज हो जाना, अपनी शक्ल को बदल में लेना, ट्रांसफार्म हो जाना। तो इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं, ये क्या है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये क्या, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, विच इज़ यूज्ड टू चेंज अल्टरनेटिंग EMF into larger or smaller वैल्यू, ठीक है जी। ये क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो यूज़ होती है किस काम के लिए, चेंज द अल्टरनेटिंग EMF into larger और स्मॉलर वैल्यू। लार्जर या स्मॉलर वैल्यू में चेंज करने के लिए अल्टरनेटिंग EMF को। आप ये भी कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग EMF को कम या ज़्यादा करने का मतलब ये है कि आप वोल्टेज को कम या ज़्यादा जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो एक्चुअली वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ हम इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आप देखें ना, ये आपके जो घरों के पास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ये स्टेप डाउन होते हैं, और जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही होती है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। वहाँ पर हमने वोल्टेज को ज़्यादा करना होता है ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके। और फिर जब वो वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है तो आपके घरों में जो अप्लायंसेज होते हैं वो इतनी ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर तो नहीं चलते, तो फिर घरों के पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो लगा दिए जाते हैं ताकि वो वोल्टेज को कम कर दें, और जितनी वोल्टेज आपके अप्लायंसेस को चाहिए, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, टीवी वगैरह पड़े हुए हैं, जितनी उन्हें चाहिए उतनी उनको वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ी है पहले कि दो क्वाइल्स होती हैं और उन क्वाइल्स में से
अगर एक कॉइल के अंदर करंट चेंज हो तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है तो दूसरी कॉइल के साथ लिंक्ड होता है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल के अंदर चेंज होता है प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में भी चेंज होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल क्या है इसका? इट्स प्रिंसिपल is based on mutual induction। इसका प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन जो है उसके ऊपर बेस करता है। ठीक है, और मैंने म्यूचुअल इंडक्शन अभी आपको बताई है कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो क्या होती है। हमने इसको म्यूचुअल इंडक्शन को जो है वो बड़ी डिटेल के साथ जो है वो स्टडी की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट जो है इसकी कंस्ट्रक्शन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये दो कॉपर क्वाइल्स, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू क्वाइल्स ऑफ कॉपर। दो कॉपर की जो क्वाइल्स हैं ये उस पर कंसिस्ट करता है जो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है, यानी कि उनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंसुलेशन जो है वो होती है। इंसुलेशन का मतलब होता है कि जिसमें से करंट जो है वो ना गुजर सके। और ये क्या होती है? वूंड ऑन द, लपेटा होता है इनको, वूंड ऑन द आयरन कोर, और इनको आयरन कोर के ऊपर जो है वो आपने लपेटा होता है। तो मैं ज़रा इसकी फिगर बनाता हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए कि दो क्वाइल्स हैं कॉपर की जो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से इंसुलेटेड है। इसकी फिगर बनाते हैं ज़रा, हमें ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। आप ये देखें कि ये हमारे पास फ्रेम है, ठीक है, ये कोर है हमारे पास, ठीक है, ये सॉफ्ट कोर है आयरन की। ये क्या है? सॉफ्ट कोर ऑफ आयरन। ये आयरन की सॉफ्ट कोर है, और इसके ऊपर ये हमारे पास एक कॉइल लपेटी हुई है, ठीक है, जिसके साथ हमारे पास ये इनपुट लगा हुआ है, इनपुट, ठीक है। उसके बाद एक और कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, इसके साथ हमारे पास जो है वो आउटपुट लगी हुई है। ये प्राइमरी कॉइल है और ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। ये हमने क्या बनाया है? ये एक ट्रांसफार्मर हमने बनाया। अब यहाँ पर हमारे पास स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स जो प्राइमरी की होती हैं वो कम होती हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल जो सेकेंडरी की है वो खैर मैं अभी बताता हूँ आपको आगे डिटेल के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल जो है ये क्या करती है? इट गिव्स द एसी पावर, ठीक है। प्राइमरी कॉइल गिव एसी करंट, ये एसी करंट या एसी पावर जो है वो अप्लाई करती है, देती है, ठीक है, यानी कि इससे पावर दी जाती है। ये पावर इनपुट है। ये क्या है? ये पावर इनपुट है, और पावर आउटपुट जो है वो सेकेंडरी कॉइल है। तो वो कॉइल जिससे पावर डिलीवर होती है, सेकेंडरी पावर क्या करती, कॉइल क्या करती है? पावर डिलीवर होती है। तो सेकेंडरी कॉइल का काम है पावर को डिलीवर करना, और प्राइमरी कॉइल का काम है पावर की इनपुट
देना। सेकेंडरी से पावर जो है वो एक्सटर्नल सर्किट को डिलीवर होती है और प्राइमरी जो है वो पावर देता है। ठीक है, अब वर्किंग हमने इसने देखनी है तो हमने पहली बात तो ये देख लिया कि ये हमारे पास देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन दीज टू क्वाइल्स। ठीक है, ये दो क्वाइल जो हैं देयर इज़ वर्किंग इसकी देखते हैं। देयर इज़ नो कनेक्शन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन between both coils। दोनों कॉइल्स जो हैं इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इनके दरमियान में इंसुलेशन है। ये इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन दे आर लिंक्ड मैग्नेटिकली। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में ये होता है दे आर लिंक्ड मैग्नेटिकली। जब एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो चूंकि ये मैग्नेटिकली लिंक्ड है लिहाजा दूसरी कॉइल में से भी जो है वो फ्लक्स चेंज होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये वर्किंग किस तरह करता है और किस तरह प्राइमरी के अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होती है। इस चीज़ को हम ज़रा स्टडी करके देखते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल के प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ किस तरह से। सपोज करें कि हम एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल को, तो जो फ्लक्स है वो प्राइमरी के अंदर चेंज होता है। ठीक है, एट द रेट ऑफ डेल्टा फाई और डेल्टा टी, तो जिसकी वजह से एक बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है प्राइमरी के अंदर जो अपोज करती है अप्लाइड वोल्टेज को। सारी बात आपने इनपुट दी हुई है, अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है। इनिशियली करंट ज़ीरो थी, जब करंट फ्लो करना शुरू होगी तो चेंज ऑफ करंट पैदा हुआ। अब चेंज ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड ईएमएफ के पैदा होगी। ठीक है, तो वो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितनी है, वो एप्सिलॉन हमारे पास माइनस एन पी, एप्सिलॉन पी प्राइमरी के अंदर डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये इतनी हमारे पास प्रोड्यूस जो है होगी। अब आपको पता है कि वी पी जो है वो माइनस एप्सिलॉन पी के बराबर है, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। तो वी पी मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ एन पी माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और वी पी मेरे पास जो है ये आ जाएगा एन पी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे लें। यहाँ पर एन पी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल है। एन पी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास प्राइमरी कॉइल की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है ये पहली इक्वेशन जो है वो आ गई। अब आप देखें कि हमने ये भी देखना है कि चूंकि प्राइमरी के अंदर चेंज हो रहा है तो फिर सेकेंडरी के अंदर भी चेंज होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो हमारे पास जो सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस होगी ईएमएफ, ठीक है, वो क्या होगी। अब उसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखें कि सेकेंडरी के अंदर भी हमारे पास जो है एप्सिलॉन एस माइनस एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के बराबर होगा और वी एस बराबर है माइनस एप्सिलॉन एस के, तो वी एस माइनस इंटू माइनस एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा
एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर एन एस क्या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है। तो अगर हम कंपेयर करें 1 एंड 2 को अगर हम कंपेयर करें तो वी एस इज इक्वल टू वी पी। तो यह क्या होगा, एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी एन पी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, इसके बराबर आ जाएगा। अगर हम 1 एंड 2 को कंपेयर करें, बल्कि इसको 1 एंड 2 को आप ऐसे ना कंपेयर करें, हम ऐसे कंपेयर करते हैं 1 एंड 2 को कि डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी जो कि सेम है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगी, वी पी ओवर एन पी, और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी आ जाएगी हमारे पास वी एस ओवर एन एस। ये इक्वेशन बी होगी और ये इक्वेशन सी होगी। अब आप कंपेयर करें बी और सी को, तो वी पी ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर एन एस, ये आ जाएगा। तो एन एस ओवर एन पी आ जाएगा वी एस ओवर वी पी। इसको कहते हैं रेशो, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। और ये इक्वेशन हमें वोल्टेज की रेशो और जो टर्न्स की रेशो है उनके बारे में बता रही। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन की मदद से स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मदद से हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है इसमें एन एस ग्रेटर देन एन पी होता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज़्यादा होती हैं, लिहाजा वी एस सेकेंडरी का वोल्टेज भी ज़्यादा होता है वी पी से। तो सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो ग्रेटर होता है अप्लाइड वोल्टेज से अक्रॉस प्राइमरी। सो ये ट्रांसफार्मर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्या होता है कि एन एस लेस देन एन पी होता है और वी एस लेस देन वी ओ पी होता है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस हमारे पास जो सेकेंडरी है वो लेस देन होता है वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, और नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी की हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी से वो कम होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हमने देखना है कि जो पावर ट्रांसमिशन है वो ट्रांसफार्मर में से किस तरह होती है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है वो आउटपुट के ऊपर पावर जो है वो किस तरह प्रोवाइड करता है। तो पावर ट्रांसमिशन, आप देखेंगे हमारे पास जो आइडियल केस होता है ट्रांसफार्मर का, आइडियल केस ये कहता है कि इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर के बराबर होती है। इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में इनपुट पावर यानी कि पावर की कोई डेसिपेशन नहीं हो रही, इनपुट पावर आउटपुट पावर के
ये रियल केस तो नहीं हो सकता। हमेशा आप जो इनपुट पावर देते हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से उसके अंदर डेसिपेशन जो है वो आ जाती है। वो भी अभी हम यहाँ आगे स्टडी करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जिनकी वजह से डेसिपेशन जो है वो आ जाती है। ठीक है, वो उस चीज़ को देखते हैं। लेकिन आप देखें कि आउटपुट पावर इनपुट पावर अगर आउटपुट पावर के बराबर है तो पावर का फार्मूला क्या होता है, वी आई। तो इनपुट पावर पी इनपुट कितनी होगी, वी पी आई पी, और पी आउट कितनी होगी, वी एस आई एस। तो पी इनपुट पी आउट के बराबर होगी आइडियल ट्रांसफार्मर में। तो ये क्या आ जाएगा, वी पी आई पी वी एस आई एस, ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। तो ये इक्वेशन ये शो करती है कि वी एस जो है, ठीक है, अगर मैं आई एस को इस तरफ ले आऊँ तो वी एस की वैल्यू निकालूँ तो वी पी आई पी ओवर आई एस। तो वी एस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई एस के। इसी तरह वी पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई पी के। तो जो सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर वोल्टेजेस हैं वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब जो प्रिंसिपल ऑफ पावर ट्रांसमिशन है, ठीक है, ये क्या, अब हमने देखा ये इक्वेशन तो निकाल ली। अब हम इसे देखेंगे, इसको फिजिकली एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ पावर ट्रांसमिशन। अब आप देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन आई है जर्नल, आप देखें कि एक आई है वी एस आई एस और वी पी आई पी। तो इसका मतलब है कि वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसमें जब वोल्टेज रेज होता है अक्रॉस द सेकेंडरी, तो जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीज होती है। ठीक है, जब सेकेंडरी में व्हेन वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी increases, the voltage, the current will reduce। तो करंट जो है वो रिड्यूस होती है। ये कहाँ पर यूज होता है, इट इज़ यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन विदाउट मच पावर लॉस। ये चीज़ जो है, इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन विदाउट मच लॉस ऑफ पावर। तो जब आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इंक्रीज होता है तो सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज के इंक्रीज होने से करंट रिड्यूस होती है। यानी कि वोल्टेज इंक्रीज होने का मतलब है कि एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन करंट का आप देखें जो ट्रांसमिशन लाइंस आपकी वायर्स ही है ना, अगर उनमें से करंट ज़्यादा गुजरेगी, ज़्यादा करंट पास होगी तो रेजिस्टेंस शो होगी और उसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो आपका करंट जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा वायर रेजिस्टेंस को शो करेगी, इलेक्ट्रॉन जो है करंट के वो टकराएंगे एटम्स ऑफ वायर के साथ, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट डिसिपेशन होगी और ये भी चांस होगा कि वायर जल जाएगी। तो अक्सर आपने देखा कि आपकी वायर जो है वो जल भी जाती हैं। तो कम पावर लॉस के लिए ये चीज़ जो है हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास जब करंट जो है वो किसी रजिस्टर आर में से पास करती है तो पावर लॉस होता है ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट, और वो हीटिंग इफेक्ट जो है वो किसके बराबर होता है, आई आर स्क्वायर के। तो सपोज करें कि जो आर रेजिस्टेंस है किसी ट्रांसमिशन लाइन की,
तो हम क्या चाहते हैं कि हम पावर लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर दें, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर जो आप ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जो आप वायर यूज़ कर रहे होते हैं वो कॉपर की वायर यूज़ कर रहे होते हैं, और कॉपर की जो वायर है वो बेस्ट वायर होती है, सबसे कम रेजिस्टेंस ही होती है, इससे ज़्यादा तो आप इसको नहीं रिड्यूस करते। ठीक है, तो जो पर्पज़ होता है वो कैसे अटेन किया जाता है कि आप करंट को जो है वो रिड्यूस कर दें। तो वो जो जनरेटिंग पावर स्टेशन होता है, यहाँ पर वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और इस इक्वेशन के मुताबिक करंट जो होती है उसको रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो अब जनरेटिंग पावर स्टेशन के ऊपर वोल्टेज जो होता है वो सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स का होता है, और पावर ट्रांसमिट होती है लो करंट के ऊपर एट लार्ज डिस्टेंस। इसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है उसका काम क्या है, ये तो यूज़ हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है कि ये डिक्रीज़ करता है वोल्टेज को एक सेफ वैल्यू तक एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के एंड पर लगा होता है, और जो कंज्यूमर ने इलेक्ट्रिक पावर जितनी उसको चाहिए होती है उतनी उसको इलेक्ट्रिक पावर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इनसाइड हाउस क्या होता है कि ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं स्टेप डाउन के लिए, ताकि वो वोल्टेज को 250 से 9 वोल्ट्स तक को रिड्यूस करते हैं ऑपरेट करने के लिए किसी रिंगिंग बेल को। तो अब आप देखें कि हमारे पास स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि स्टेप अप जो है वो करंट को रिड्यूस कर देता है और वोल्टेज बढ़ा देता है। वोल्टेज बढ़ाने का मतलब एनर्जी ज़्यादा कर देता है, तो ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करती है और लॉन्ग डिस्टेंस तक करंट जो है वो फ्लो कर पाती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब आप आए पावर लॉस के फैक्टर्स ऑफ पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर में जो पावर के लिए प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर जो है वो आइडियल वन नहीं होता। ठीक है, हमेशा जो भी ट्रांसफार्मर रियल ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ पावर के लॉसेस ज़रूर होते हैं, और ये पावर के लॉसेस किन वजह से होते हैं? नंबर 1 एडी करंट्स, और नंबर 2 हिस्टैरिसीस लॉस या मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। ये दो एडी करंट्स और मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। अब पहले नंबर पर के हमारे पास एडी करंट्स जो हैं ये क्या होती हैं, हम एडी करंट्स को किस तरह डिफाइन जो है वो कर सकते। आप देखें जो आपकी कॉइल होती है जिसको आपने लपेटा होता है किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है थ्रू कंडक्टर तो इंड्यूस करंट्स जो है वो सेटअप होती हैं इन क्लोज पार्ट टू द बॉडी ऑफ कंडक्टर, यानी कि वो जो कोर है आयरन की कोर है उसके अंदर भी। तो ये इंड्यूस करंट जो सेटअप होती हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स आर नोन एज एडी करंट्स। ये जो कंडक्टर की बॉडी के अंदर देखिए, एक तो जो है वो कॉइल के अंदर भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो जिसके ऊपर आपने लपेटी हुई है कॉइल उसके अंदर भी करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और वो करंट जो बॉडी ऑफ द कंडक्टर के अंदर यानी कि सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर प्रोड्यूस होती है उसको हम एडी करंट्स का नाम देते हैं। तो ये रिजल्ट होती है कि इसमें डेसिपेशन और हीटिंग ऑफ द कोर ऑफ द मटेरियल, यानी कि इसकी वजह से जो कोर ऑफ द मटेरियल है वो हीट अप होता है और इसकी वजह से जो पावर है वो डेसिपेट होती है। अब इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि इस पावर लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करना होगा, हमें कि हमें जो फ्लो है इन एडी करंट्स का उसको मिनिमाइज करना होगा। तो हम क्या कहते हैं, जो कोर होती है इसको लैमिनेटेड कर देते हैं विद इंसुलेशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लैमिनेशन विच स्टॉप द फ्लो ऑफ एडी करंट। लैमिनेशन कर देते हैं यानी कि इंसुलेशन कर देते हैं ताकि कम से कम जो एडी करंट्स हैं वो फ्लो करें। तो इसको देखें कि एज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन द बॉडी of a conductor,
तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है इन द बॉडी ऑफ ए कंडक्टर, तो इंड्यूस्ड करंट, द इंड्यूस्ड करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्लोज्ड पाथ्स। तो इंड्यूस्ड करंट्स जो हैं वो क्लोज पाथ्स में प्रोड्यूस हो जाती हैं इन द बॉडी ऑफ ए कंडक्टर की बॉडी में इंड्यूस्ड करंट्स जो हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये इंड्यूस्ड करंट्स जो हैं ये किस डायरेक्शन में होती हैं, ये दे आर परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स। दीज इंड्यूस्ड करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है फ्लक्स की उसमें प्रोड्यूस होती हैं एंड आर नोन एज एडी करंट्स, और इनको हम एडी करंट्स का नाम देते हैं। दे रिजल्ट in the power dissipation and heating of core of material। तो इनकी वजह से पावर डेसिपेशन होती है और हीटिंग होती है किसी कोर ऑफ मटीरियल की, यानी कि वो कोई कोर, वो जो सॉफ्ट आयरन कोर है। अब ज़ाहिर बात है कंडक्टर की बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो गई हैं। तो कंडक्टर की बॉडी के अंदर भी क्या होगा, जब करंट प्रोड्यूस होगी तो उसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम से टकराएंगे। जब इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी एटम्स की बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी एटम्स की बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस एटम की इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये इसको रिड्यूस किस तरह किया जाता है, इट इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है, इसको रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग, इट इज़ रिड्यूस्ड बाय the lamination of core। ये कोर की लैमिनेशन के ज़रिए इसको रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो वो जो लैमिनेशन है क्या करती है, लैमिनेशन क्रिएट्स इंसुलेशन। लैमिनेशन जो है वो इंसुलेशन जो है वो क्रिएट करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है हिस्टैरिसीस लॉ या मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस लॉस जो है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। तो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या है कि एनर्जी जो यूज़ होती है आयरन कोर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में ईच साइकिल ऑफ एसी, ठीक है। आप एनर्जी को खर्च करते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे होते हैं तो आपका जो आयरन है, आयरन एक फेरो मैग्नेटिक मटीरियल होता है। ये अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा,
ये हम 17वें चैप्टर में इसकी डिटेल में। तो ये जो आयरन का मटेरियल होता है, क्या होता है कि इसको मैग्नेटाइज और डी मैग्नेटाइज करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी जो आयरन को मैग्नेटाइज या डी मैग्नेटाइज करती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। और इसके दौरान जो एनर्जी खर्च होती है उसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। Hysteresis loss is the energy which is used to magnetize and demagnetize the core of iron। अब ये इसको कैसे रिड्यूस किया जाता है कि हम दिस लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कोर whose hysteresis लूप एरिया इज स्मॉल। तो जिसका लूप एरिया स्मॉल हो उसको मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना जो है वो आसान होता है। तो फिर उसको चूँकि आसान होता है उसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करना, इसलिए कम एनर्जी जो है वो आपको खर्च करनी पड़ती है। लेकिन जिसका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज़्यादा होता है उसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है, इसलिए आपको ज़्यादा एनर्जी जो है वो फिर लगानी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाए एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर वो क्या आती है, ई आउटपुट पावर इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ड्यू टू पावर लॉस ट्रांसफार्मर जो है ये कभी भी आइडियल नहीं हो सकता। ठीक है, 100% आइडियल नहीं होता। तो इसीलिए इसकी एफिशिएंसी का ये फार्मूला जो है हमारे पास होता है। तो जो इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी है वो किन तरीक़ों से की जा सकती है कि आप लैमिनेटेड कोर यूज़ करें। नंबर 1, लैमिनेटेड कोर टू रिड्यूस एडी करंट्स। पहला पॉइंट, लैमिनेटेड कोर यूज़ करें ताकि एडी करंट्स रिड्यूस हो जाए। नंबर 2, सॉफ्ट आयरन टू डिक्रीज हिस्टैरिसीस लॉस। सॉफ्ट आयरन यूज़ करें। आयरन जो होता है उसका एरिया ऑफ लूप जो है वो कम होता है, इसलिए वो सॉफ्ट मटेरियल होता है, उसको आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो जिस मटेरियल को आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है उसके लिए हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो कम होता है। रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर प्राइमरी सेकेंडरी वाले की मिनिमम रेजिस्टेंस। तो देयर इज ए गुड लिंकिंग magnetic linking
बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, अच्छी लिंकिंग मैग्नेटिक लिंक होगा, ज़्यादा अच्छा मैग्नेटिक लिंक होगा तो जो प्राइमरी में जब फ्लक्स चेंज होगा तो प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होने की वजह से आसानी से अच्छा कनेक्शन होगा, तो सेकेंडरी के अंदर भी फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपका ये ट्रांसफार्मर जो है हमने यहाँ पर सारा देख लिया। पहला इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, लैमिनेटेड कोर यूज़ करें, एडी करंट कम हो जाएगी। सॉफ्ट आयरन को यूज़ करें तो हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाएगा। मिनिमम रेजिस्टेंस प्राइमरी की और सेकेंडरी की यूज़ करें, और अगर आप गुड कनेक्शन करें क्रिएट, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि अच्छा ट्रांसफार्मर जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो अब ये मैंने सारा आपको ट्रांसफार्मर जो है वो पढ़ा दिया। तो कल फिर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको स्टार्ट करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।